नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और आज हम आपको राजनीति जो है ना गरमाई हुई है। झारखंड में टेम्परेचर ज़बरदस्त है, 44 डिग्री का ये पारा जो है अब प्रचंड गर्मी की ओर तो बढ़ ही गया है। कई लोग इस गर्मी में झुलस रहे हैं और इस झुलसती गर्मी में और प्रचंड गर्मी में राजनीति पारा जो है वो भी चढ़ा हुआ है। और चढ़ने की वजह है टाइगर जयराम महतो, क्योंकि टाइगर जयराम महतो अब JBKSS के सुप्रीमो बन गए हैं, यानी पार्टी की स्थापना हो गई है, बिगुल फूंक चुका है। विनोद बिहारी महतो धाम से उन्होंने शुरुआत कर दी है, आगाज हो चुका है। 2024 की तैयारी भी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि पहली बार झारखंड में ऐसा देखने को मिला है जहां एक नेता जो एक गरीब तबका का, एक युवा नेता, एक छात्र नेता निकल कर आता है और झारखंड की राजनीति में अपनी एक पैठ जमा लेता है। पैठ ऐसी कि विपक्ष में बैठी भाजपा हो या सत्ताधारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, अन्य पार्टियां हो, तमाम दल के नेता अब यही सुगबुगाहट में है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बयानबाजी भी खूब हो रही है। इन बयानबाजी के इतर आज हम आपको टाइगर जयराम महतो से मिला रहे हैं। दादा, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप अब सुप्रीमो बन गए। अब आपको सुप्रीमो कहना शायद हमको लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं होगा। बधाई हो सबसे पहले आपके नई पार्टी के लिए। धन्यवाद आपका। लेकिन हम लोग तो आज भी वही सेवक हैं जिस उद्देश्य के साथ हम लोग घर से बाहर निकले हैं, लोगों के हितार्थ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और राज्य के जनमानस के कल्याण के लिए हम लोग अपना योगदान दे सके, उसी प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा, आपने शुरू में जिस तरीके से आंदोलन किया, भाषा आंदोलन से शुरुआत हुई, कई तरह के नियोजन नीति और तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर आप मुखर रहे। झारखंड में एक मुखर नेता के तौर पर आपको लोग देख भी रहे थे। अचानक ये नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कि ये 2 साल के आंदोलन का या 1.5 साल के आंदोलन का आपका ये फलीफल है कि कम से कम आपने पार्टी की स्थापना कर दी है। पार्टी की स्थापना होने के बाद अब उसमें एक आइडियोलॉजी होता है, विचारधाराएं होती हैं, मुद्दों की राजनीति जो है वो सभी पार्टियां करती हैं। तो मुद्दों के अलावे क्या जब ये पार्टी आपकी बन गई है तो किस तरीके से इसको आगे ले जाने का प्रयास है? क्योंकि अब क्या कोर कमेटी का विस्तार करना और तमाम तरीके के जो आपके बीच जो चुनौतियां आएंगी उसको आप कैसे हैंडल करिएगा, या क्या आपने निर्णय लिया है कि पहला स्टेप हम क्या कुछ करने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब हम लोग चाहेंगे कि अपनी जो संगठन है इसके ढांचे का विस्तार गांव-गांव तक हो, बूथ तक हो, प्रत्येक जनमानस के सोच में जाए कि हम लोग आखिर किस उद्देश्य के साथ पॉलिटिक्स माने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने भी उम्मीद नहीं किया था, ना किसी ने उम्मीद जताई थी कि हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि जनमानस का सपोर्ट रहा, चाहे आर्थिक सहयोग रहे, शारीरिक सहयोग रहे, भावनात्मक सहयोग रहे, हर तरह से लोग हम लोग के साथ खड़े दिखे और एक उम्मीद जताई गई कि हम लोग शायद कुछ बेहतर कर सके। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग एकाएक का पूरा बदलाव कर देंगे, पूरा चेंजिंग कर देंगे, लेकिन हमें लगता है कि अगर आज हमारे पॉलिटिकल लीडर अगर ढंग से खड़े हो जाएं तो विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए हम लोग देते हैं, आज हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो कहीं 12 लाख 15 लाख का मुआवजा मजदूरों को मिल रहा है। सबसे पहला बात हम लोग चाहते हैं कि मृतक का जो मुआवजा मिलता है वहाँ हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी वहाँ जाने की नौबत आए, ऐसा घटना ही ना घटे। लेकिन आप समझ सकते हैं इससे पहले हम लोग कोई विशेष नहीं, ना कोई संवैधानिक पावर है, ना कोई संवैधानिक शक्ति है हम लोग के पास, लेकिन बावजूद अगर ये मुआवजा मिल रहा है तो इसका मतलब सवाल खड़ा होता है कि हम लोग कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं। ये मुआवजा उस टाइम भी मिल सकता था, लेकिन उस समय हमारे जो नेता विधायक सांसद हैं वो कहीं ना कहीं मृतक की मौत का जो मुआवजा उसे भी खा जाते थे। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो जेन्युइन है उसी चीज़ को करेंगे। ये लोग जेन्युइन चीज़ को भी नहीं कर रहे हैं, उसको भी दबा ले रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी जो आइडियोलॉजी है उसे गांव-गांव तक लेकर जाना है, उस विचारधारा को लेकर जाना है और उसमें हम चाहेंगे कि तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहे। हम लोग इसकी बात की अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो नाम है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, बड़ा लंबा नाम हो गया पार्टी का, कुछ दूसरा नाम भी हो सकता है? कई लोगों ने कहा कि भाई नाम बड़ा लंबा लग रहा है पार्टी। नहीं, नाम तो कुछ चेंजिंग रहेगा। ये चूंकि हमारी समिति है तो उसमें एक कॉलम यही जोड़ा जाएगा कि आज के बाद से जब हमारी वो समिति का विस्तार हो जाएगा तो एक लाइन संदेश दिया जाएगा कि JBKSS को ही इस रूप में ले लिया जाए। जिस प्रकार जहाँ जहाँ बिहार शब्द का जिक्र से झारखंड मान लिया जाए, तो ठीक उसी प्रकार इन फ्यूचर जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का नाम सामने आएगा तो उसे उसके जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अभी जो है इसको पॉलिटिकल पार्टी ही माना जाएगा? हाँ, निश्चय ही मान सकते हैं, लेकिन इस नाम से औपचारिक रूप से जैसे एक प्रोसेस होता है कि एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप निबंधन करवाते हैं, कई तरह के जो फॉर्मेट हैं उसको उसमें नाम चेंज करने की बात कह रहे हैं? जी जी, उसमें नाम चेंज करने की बात कह रहे हैं। और आपका एक लोगो भी देख रहे हैं, टाइगर का लोगो जो है वो अपने जारी किया। संभावना है कि चूंकि अभी हम लोग समिति का है इसलिए लोगो जारी किए हैं, उसके बाद लोगो पर भी अगर कुछ ऐसी चर्चाएं होंगी तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हम लोग अपना तैयारी को पुख्ता करने के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को सबके सामने हम लोग रखें। अच्छा जयराम, अभी पहले जो है आप बच के बोलते थे पॉलिटिक्स को लेकर के, जब भी आपसे पूछा गया कि आप राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, आप बच के बोलते गए। अब तो आप मुखर होकर कह रहे हैं कि भैया हाँ, आप राजनीति करना है, हमको 24 में चुनाव भी लड़ना है।
लोकसभा का चुनाव की तैयारी पूरी रूप से आपको लग रहा है कि आप लड़ेंगे चुनाव, वो भी सभी सीटों पर लड़ेंगे? हाँ, निश्चय ही हम लोग तो प्रयास करेंगे कि कम से कम 8 से 10 सीटों पर हम लोग का चुनाव हो। और निश्चय इसलिए हो कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और हमारे मैक्सिमम जो सांसद है वो बीजेपी के सांसद हैं। तो लिहाजा हम लोग उन्हें भी वोट के माध्यम से उन्हें भी संदेश तो देना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर राज्य की स्थिति बुरी है तो केवल राज्य की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार भी है। आज हमारा जो भी विधेयक राज्यपाल के पास पहुँचता है, वापस हो जाता है, वो केंद्र के जिम्मे है। राज्यपाल अभी केंद्र की बॉडी है। तो निश्चय ही लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी एक संदेश देगा और जाना चाहिए। मैं लॉजिकली भले आज झारखंड में उनका जनाधार है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि आज झारखंड इतनी 12 सीटें देने के बाद, इतनी खनिज संपदा देने के बाद, इतना रॉयल्टी देने के बावजूद अगर केंद्र की टीम झारखंड के बारे में नहीं सोचती है, तो मुझे लगता है 2024 में उन्हें केंद्र को भी सबक सिखाना होगा। उदाहरण के लिए आप गोड्डा का तापमान देखिए। आज एक मैंने आपको लॉजिकली बताना चाहेंगे, वहाँ जो गोड्डा में जो बिजली का निर्माण किया जा रहा है, उसका कोयला, आपका बढ़िया कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और कोयला आ रहा है आपका गोड्डा में उसका निर्माण किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है बांग्लादेश में। तो सोच सकते हैं कि झारखंड के लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यदि आपको बांग्लादेश को बिजली बेचना था तो बांग्लादेश की ज़मीन लेते। ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश सामने पड़ेगा, 200 किलोमीटर पड़े, 250 किलोमीटर पड़े, 100 किलोमीटर पड़े, ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश की जो दूरी है वो सामने पड़ेगी गोड्डा की तुलना में। लेकिन इसका मतलब क्या संदेश है? चूंकि हमारे झारखंड के लोग भावनाओं में बह जाते हैं, धार्मिक भावनाएं रहें या फिर आस्था रहे, इस पर लोगों को खिलवाड़ कर दिया जाता है। लॉजिकली समझिए कि किस प्रकार की साजिश चल रही है। आज बांग्लादेश एक छोटा सा मामूली देश है, लेकिन एशिया में अब वो टॉप माने आगे इंक्रीज करने लगा है। कारण कि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं जागरूक हैं, उन्होंने ज़मीन नहीं दिया, स्पष्ट शायद ज़मीन नहीं दिया होगा, क्योंकि जहाँ भी आपका ताप का काम होगा, जहाँ भी विद्युत संयंत्र का काम होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जलवायु में बदलाव आएगा, वहाँ के लोगों के जनमानस में बदलाव आएगा। तो आप छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं कि आज गोड्डा का टेम्परेचर उसका सहन नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिन नुकसान झारखंड का होगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि वे हमें मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, तो ना समझने की भूल उन्हें 2024 में उनको भी दिखानी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है एक टाइगर जयराम महतो हैं जो एक चेहरा हैं और द वन एंड ओनली हैं, सिर्फ आप हैं, और उसके बाद हालांकि कई लोग हैं आपके साथ जुड़े हैं, और एक काफ़ी लंबा जो है सो एक तरीके से मानव श्रृंखला हो या कई जो चीज़ें हैं, मतलब कड़ी आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक तरफ जो है वो धनबल हावी है, कई चीज़ें हैं, लगातार राजनीति में वो सक्रिय रहे। आप पहली बार राजनीति में आए हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें हैं और एक जोश है लोगों में, जुनून है, और आपके पास मुद्दे भी ऐसे हैं जो जिससे लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये सब चीज़ें वोट में तब्दील हो पाएंगी? क्योंकि एक तरफ जहां धन बल है, राजनीति अनुभव जो है वो आपके सामने जो लोग चुनौती लेकर के खड़े होंगे उनके पास ज़्यादा है। कैसे इन चुनौतियों से आप निपटिएगा? हाँ, देखिए, इसके लिए है कि आपका जो स्थानीय लीडर जब हम लोग तय करेंगे तो उसकी कैसी पेट होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसकी जो लोगों के बीच है पकड़ कैसी होगी, लोगों के प्रति उसका समर्पण क्या होगा, लोग उसके प्रति रुझान क्या रखेंगे, बहुत मायने रखता है। जैसे कि हम लोग अभी जो अधिवेशन किए हैं, इसमें विदेशों से भी काफ़ी 250-500 करके बहुत तो चंदा आया, उसको हम लोग कुछ दिन बाद सार्वजनिक कर ही देंगे। और क्राउड फंडिंग तो ठीक उसी प्रकार हम लोग चुनाव क्राउड फंडिंग से ही लड़ेंगे। जो 2024 का जहां कैंडिडेट होंगे वो अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनका अच्छा इमेज रहेगा, तो जाहिर सी बात हुई अगर अपील करेंगे तो मुझे लगता है आज के डेट में 50-100 रुपये मायने नहीं है। पब्लिक अपने अच्छे लीडर को स्थापित करने के लिए दे देगी, और एक व्यक्ति अगर 100 रुपया तक कभी देता है तो मुझे लगता है वो उसके चुनाव खर्चा के लिए पर्याप्त होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। यदि आपका व्यक्तित्व लोगों के मिलानुसार है, अगर निष्ठावान है, तो निश्चय ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आज कहीं ना कहीं लगभग 18 कंट्री हैं जो वहाँ से हम लोग को मतलब चंदा आया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे राज्य के भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी दिया है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब हम लोग झारखंड से भी बाहर निकलेंगे तो जो मुद्दों के साथ बात कर रहे हैं उससे देश में भी हम लोग बात करेंगे। तो मतलब जो इकोनॉमिक आप कह रहे हैं कि मजबूत करने का क्राउड फंडिंग ही एक रास्ता होगा, जिसके तहत आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, हमारे लिए क्राउड फंडिंग ही होगा यदि हम लोग फिर अगर पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे हम अभी बात किए कि भाई मुर्दों की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी से स्थानीय विधायक सांसद को पैसा जाता है, ये तो सच्चाई है। तो इसीलिए आज तो मुआवजा नहीं मिलता था, वरना हमारा क्या अस्तित्व है? हम तो कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन हम लोग टीम, हमारा संगठन या फिर हमारे जो भी लोग हैं आंदोलन के जहाँ जाते हैं मुआवजा दिला के आते हैं। तो कारण यही है कि कहीं ना कहीं उन्हें फंडिंग होती थी चुनाव के लिए। तो हम लोग भी अगर पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम लोग भी कंपनियों से चंदा लेते हैं, फैक्ट्रियों से चंदा लेते हैं, कोयला के खदान के मालिकों से चंदा लेते हैं या फिर माफियाओं से चंदा लेते हैं, तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? फिर क्या हम लोग इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएंगे, या फिर जो हम लोग आज खुले
जो बात रखते हैं, चाहे डीसी हो, एसपी हो, अगर उनमें दोष है तो हम लोग सीधे कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं, लोगों के सामने उनकी खामियों को गिना देते हैं, विधायक मंत्री उनकी खामियों को गिना देते हैं, माफियाओं के खिलाफ खुलकर बोल देते हैं। यदि हम लोग अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम लोग नई चीज़ों को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पुराना पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाएगा। जो भी छात्र युवा आज 2024 में हम लोग का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनसे निवेदन होगा वो ग्राउंड में अपना इमेज बनाए, लोगों के प्रति अपना एक ऐसी पकड़ बनाए जिससे उन पर विश्वास हो सके, और क्राउड फंडिंग ही हम लोग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। नहीं, जैसा आपने कहा कि हम युवा को जोड़ेंगे, व्यक्तित्व की पहचान होगी और अपना जो उनका व्यक्तित्व होगा अपने क्षेत्र में वो जीतेंगे। जाहिर सी बात है कि एक विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे तो अन्य जो विधानसभा हैं जहाँ से आपके पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो खड़े होंगे। पहचान जो पार्टियां करती हैं टिकट देने में, वो एक बाहुबली का हमेशा से रहा है, दबदबा रहा है, धन बल रहा है, बाहुबल रहा है, एक वर्चस्व रहा है, और पार्टियां अधिकतर वैसे लोगों को ही टिकट देते आई है। जयराम महतो कैसे उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमको इनका बेहतर ये परफॉर्मेंस है, चलो टिकट हम इसको दे रहे हैं? या जयराम महतो भी अन्य पार्टियों की तरह जिनके पास धन होगा उन्हीं लोगों के लिए काम होगा, या फिर सही में एक गरीब तबका भी आकर के चुनाव लड़ सकता है या जीत सकता है? देखिए, जब हम साधारण परिवार से निकले हैं तो साधारण परिवार के ही अभ्यर्थी हों, कैंडिडेट्स हों, उनको मौका दिया जाएगा, वही प्राथमिकता रहेंगे और छात्र रहेंगे मैक्सिमम, ये तो तय है। एक सवाल इसमें यह भी है जयराम कि कम से कम जो है पार्टियां जो टिकट देती हैं उसमें पैसे का भी, भ्रष्टाचार का भी खेल सामने आता है। हालांकि उसे भ्रष्टाचार ना कहा जाए, वो चंदा दे करके टिकट लेने का कारोबार चलता है। तो ये कारोबार भी, चूँकि कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ आर्थिक रूप से मजबूरी भी बन जाती है, इन मजबूरियों को भी आप देखेंगे क्या? नहीं, देखिए, ये तो सही बात है। हम लोग भी सुने हैं कि 7, 8, 10 करोड़ देकर पार्टी का टिकट को लिया जाता है, तो खैर हम लोग की ये सुनी सुनाई बात है, दिखाई नहीं गई है, तो इस पर हम लोग चर्चा ना करते हुए हम लोग चाहेंगे कि ऐसा कोई चीज़ ना हो जैसे कि हम लोग आने वाले दिन करप्शन के शिकार होंगे। और सबसे पहली बात है, अगर हम लोग पैसा से अगर मोह त्यागते हैं नए नेता, तो जाहिर सी बात है इनको ईडी-सीडी का डर नहीं रहेगा। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री रहे, सुदेश बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे, तमाम नेता अगर फिर बैकफुट पर आते हैं तो कारण कहीं ना कहीं वे अंदर अंदर कुछ ऐसा धन जमा करके रखे हैं जिसका सार्वजनिक होने का उनको डर लगता है। तो इसीलिए मेरा कहना इसीलिए है कि अंदर कुछ ऐसा सार्वजनिक, माने हर चीज़ सार्वजनिक करें, ऐसा कुछ काम ही ना करें जिससे कि आपको डर। और सबसे बड़ा समस्या है माने अवैध धन का। चाहे कोई विधायक हमारे क्षेत्र के रहे, कोलियारी क्षेत्र में भी तमाम जितने विधायक हैं सबके पास अकुत धन संपत्ति जमा है, जिस कारण वो निडर होकर काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ऐसा परिस्थिति नहीं रहेगा। जो आंदोलन में सक्रिय रहे हैं उन्हीं 10 को, अगर 10 को सक्रिय रहे तो 10 के बीच चयन किया जाएगा कि भाई यही 10 हमारे लिस्ट में आए हैं, इनके माध्यम से एक का चयन किया जाए। विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव है। आप कह रहे हैं कि तकरीबन 8 से 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा तो दूसरे फेज में है, लोकसभा के जो आकलन होगा उसी अनुसार से आप क्या विधानसभा की तैयारी करेंगे? हाँ, लोकसभा में जो हमारे पास वोटें आएंगी उसी का अनुमान के आधार पर हम लोग विधानसभा पर जाएंगे। मतलब साफ शब्दों में लोकसभा हमारे लिए वार्म अप है और एक बेहतर समय पर है, ताकि हम लोग अपने आप को आकलन कर सके, अपने आप को परख सके कि वास्तव में हमारे पास जो भीड़ है उसे वोट तंत्र में हम लोग कितना तब्दील कर पाए हैं। ये चीज़ें बेहतर होगी हमारे लिए। अच्छा, आपके पार्टी बनने के बाद कई लोग जो हैं कमेंट दे रहे हैं, कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, बयान दिए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य उसमें से एक है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव का दौर आ रहा है, अभी चुनाव होने वाला, नई नई चीज़ें बनते रहती हैं। जिस तरीके से न्यूज़ चैनल को लेकर के भी उन्होंने कुछ कहा कि नया नया न्यूज़ चैनल बनता रहता है। कांग्रेस ने भी जो है आपको लेकर कटाक्ष किया है कि ये चीज़ें जो है नई नई हैं, अभी नया नया है सब कुछ, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। बी टीम को ए टीम बताया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर जयराम क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको तो स्पष्ट करना चाहेंगे, चाहे सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे मेरी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वो एक हमसे जेंटलमैन है, प्लस आयु में हमसे काफ़ी सीनियर है, तो उनको हम शुभकामनाएं उनके भविष्य की, उनके सेहत की। लेकिन लॉजिकली कहना चाहेंगे, देखिए उनको सबसे पहला बात जानकारी होना चाहिए कि कोई बाप पैदा नहीं होता है, पहले वो बेटा पैदा होता है, वही भविष्य का बाप बनता है। तो नई चीज़ें ही पुरानी होती हैं, 0 से ही आपका 100 तक स्कोर किया जाता है, डायरेक्ट सेंचुरी नहीं बनता है। तो हमको नहीं लगता है कितने बड़े पद पे, दायित्व पर रहकर इस तरह का अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, उनको क्या पता चलेगा कि आज उनकी पत्नी कार्यकारी अध्यक्ष बनाई जाती है जेपीएससी की, कभी ना आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, ना कभी जेल गए हैं, ना लाठियां खाए हैं, मलाई खा रहे हैं, सरकार बनी है, सरकार के सिपे सलार बन के बैठे हैं, तो उन्हें झारखंड की पीड़ा से क्या मतलब रहेगा? और बिल्कुल चर्चाएं हो रही है। अभी हम कोलान क्षेत्र में गए थे, वहाँ सुनने में आया कि महुआ मांझी के कोई पुत्र है, उनको कहीं का कॉन्ट्रैक्ट का विषय है, इसीलिए मनमाने ढंग से कंपनी वहाँ स्थापित करना चाहती। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इनको मलाई खाने से मतलब है, इनको अपना मैंने भविष्य का निर्धारण करने से मतलब है। इन्हें अगर जनता की दुख दर्द से मैंने कुछ वास्ता रहता तो आज सत्ता में बैठे हैं, सरकार के सिपा सलार हैं, कुछ ऐसी नीतियाँ
बनाने में सरकार का सहयोग करते जो झारखंड के हितार्थ के लिए होती, लेकिन झारखंड पीस रहा है 60-40 की नीति से पीस रहा है, जमीन अधिग्रहण से पीस रहा है, दूषित हो रहे पर्यावरण से पीस रहा है। लेकिन इनके पास ना कोई विजन है ना मिशन है, बस कोई अगर बात इनका माने कोई नया चेहरा सामने आता है या फिर कोई आंदोलन आता है तो इनके पेट में दर्द होता है। कौन सा बी टीम और ए टीम की बात करते हैं। अच्छा, बीजेपी आज जेएमएम मिलकर सरकार बना चुकी है। इसमें भाजपा ने एक बहुत बड़ा जो है बात कहा है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही तो थे, और जो छात्र विंग था, धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के काम से उनको अच्छा नहीं लगा, वही लोग कट गए हैं। ये सिर्फ जेएमएम के लोग थे जो कट के अब नया रूप से नया पार्टी बनाए हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसमें जेएमएम के काफ़ी लोग थे, ये स्वाभाविक है। और झारखंड की पृष्ठभूमि में इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। अब मान लीजिए लोकसभा आप लड़ेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती तो भाजपा से ही आप लोगों की है। ठीक है, भाजपा को अगर नुकसान नहीं है तो 2024 में ही देखा जाएगा, नुकसान सबको होगा। भले वो अपना अपना, जब हम लोग का तर्क रखा जाएगा और जो भावनाओं की राजनीति किए हैं उनको जब वैचारिक राजनीति को हम लोग तब्दील करेंगे तो नुकसान सबको होगा। अभी तक क्या है कि लोगों ने सेंटिमेंट को पकड़ा है, भावनाओं की राजनीति करते हैं, सही गलत की राजनीति नहीं करते हैं। इसीलिए 24 में किसी भी तरह का माने व्यक्ति जिनका आपराधिक छवि भी हो, जो माने किसी भी प्रकार से राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं रखते, वैसे लोगों को लोकसभा में भेज दिया जाता है। फाइनली देख सकते हैं, आज तक मुझे नहीं लगता है कि जो भी यहाँ के सांसद है कभी झारखंड के मुद्दों पर बात करते हैं। गोड्डा में इतना अन्याय हुआ, कोई बात नहीं रखता है। आपका जादूगोड़ा में यूरेनियम का मामला आता है, कोई बात नहीं रखता। लॉजिकली बात रखना चाहिए। देश में 3 ही जगह यूरेनियम का खनन होता है शायद, एक नॉर्थ ईस्ट में, एक केरल में और एक झारखंड में। बाकी 2 जगह बंद है क्योंकि उनको पता है कि इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा। लेकिन झारखंड के लोग मनुष्य ही नहीं है, लेकिन लॉजिकली कोई संसद में इस बात को आज तक नहीं रखा है। आज हमारे पास इतने उद्योग स्थापित हुए हैं, आज से 70 साल पहले उद्योग स्थापित हुए हैं, आज भी उनके पास हमारी हजारों हजार एकड़ जमीनियाँ अधिग्रहण के रूप में है। जबकि कानून है, सीधे न्यायालय का आदेश है कि आप कंपनी अगर अधिग्रहण की हुई जमीन पर परियोजना नहीं लागू करते तो उसे वापस करना चाहिए। कोई इन सब बातों को नहीं रखता है। झारखंड का आधा विवाद अगर जमीन अधिग्रहण को अगर समाप्त कर दिया जाए तो आधा विवाद समाप्त हो जाएगा। दूसरा बात, सीधा बात है, 1931 की अगर बात करें, जो हमारे पास लगभग 7% झारखंडी लोग थे, सदान और आदिवासी मिलाकर 7%, यानी एक भी प्योर झारखंड उस समय था। 1981 आते आते 15% अन्य राज्यों के लोग यहाँ काबिज हो जाते हैं। एक कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक वार क्राइम है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की नज़रों से देखा जाए, आप किसी राज्य की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, आज उस राज्य की डेमोग्राफी बदली जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं भी एक वार क्राइम है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। झारखंड के खून का आंसू रुलाया जा रहा है, लेकिन लॉजिकली कोई देखना नहीं चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको अपना अपना परिवार की चिंता है। उन्हें भी पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा विपदा आएगी, अगर जलवायु में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस होगा जिससे कि जनमाल की क्षति होगी, तो जो अमीर लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं कहाँ जाएंगे? यहीं दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में गल के बेकार हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को ये देख नहीं पा रहे हैं। जब केरल खनन करने नहीं देता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया खनन करने नहीं देती है, तो हम क्यों करने देंगे? मनुष्य को मार के कोई विकास नहीं होता है। बाहर लोग विकास विकास विकास, कौन सा विकास? दामोदर नदी काली हो गई, विकास के नाम पर पूरा दामोदर नदी को भारत देश की प्रदूषित नदी बना दिए। कितना विकास चाहिए? विकास के नाम पर जमीन ना देने पर लोगों को नक्सली बांधकर हजारों इनकाउंटर कर दिए। क्या विकास चाहिए आपको? देखिए, अब तो आपके पास जो विज़न है उस विज़न को लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन एक राजनीति विशेषज्ञों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको निगलने का प्रयास टाइगर जयराम महतो आने वाले दिनों में कर सकते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव है आपके लिए, लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 1 साल में जो है दिल्ली में अपना सरकार बनाने में कामयाब हो गई, आम आदमी पार्टी से तुलना एक तरीके से आपके JVKS का हो रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, चूँकि अब मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, अगर चूँकि आप तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो है वो जो चीज़ें उनको नीचे जाना है वो जाएंगे, राष्ट्र पार्टियों के साथ अगर भाजपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन का मौका अगर मिलता है सरकार बनाने के लिए तो बनाएंगे, करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमारे झारखंडियत विचारधारा के साथ फिट बैठते हैं, राज्य में, इस राज्य में क्या होगा वो हमारी मर्जी, इस राज्य के लोगों की मर्जी, तो गठबंधन से किसी से आपको परहेज नहीं। अगर बैलेंस करने के लिए, देश की स्थिति को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। हम लोग गठबंधन या फिर आपको समर्थन उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब हमें लगता है कि उस आपकी नीतियों से हमारे राज्य को भला होने वाला हो। क्योंकि कोई पार्टी निर्जीव होती है, उसमें नेताओं की विचारधारा उसे जीवित बनाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई पार्टी अगर 20 साल पुरानी है, अगर उसने 20 साल पहले कोई गलत काम किया है तो उसकी अपेक्षा 20 साल बाद रखते हैं। तो अगर आप में पुनरावृत्ति आई है, अगर आप में मनोभाव आपका बदला है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप राज्य का हितार्थ कर सकते हैं तो उस समय सार्वजनिक लोगों से चर्चा, परिचर्चा ओपन करते हुए क्या हमें करना चाहिए, लोगों की राय शुमारी के बाद हम लोग वो निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, सूर्य सिंह बेसरा
वाकिफ़ हैं आप अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि भाई कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, तो उसमें बुजुर्गों की अहम भूमिका रही है। तो अभी टाइगर जयराम महतो एक युवा पीढ़ी को लेकर के चल रहे हैं, तो बुजुर्गों को क्या दरकिनार किया जा रहा है या फिर चूंकि बहुत ज़रूरी है कि बुजुर्गों में भी विश्वास जो है सो कम से कम जमाया जाए जैसे युवाओं में है। देखिए निश्चय ही बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ सकते हैं आप, सबको आखिर सबके हित के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका सम्मान भी है, आदर भी है, और हम लोग हमेशा चाहें कि उनके साथ एक गार्जियनशिप का रोल में वे निभाएं, हमें हमेशा मार्गदर्शन करें, अपना अनुभव को साझा करें, हमें अगर कोई त्रुटियां हों तो उसे निकाल कर उसमें पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करें। तो हम लोग ऐसा बात नहीं है, सबको लेकर चल रहे हैं, और जो भी अधिवेशन था ऐसा नहीं है, बुजुर्गों की संख्या भी बहुत थी, लगभग 25% के आसपास होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अगर सरकार भविष्य में बनती है 2024 में, कई लोगों ने जो है एक तरीके से जो नॉन पॉलिटिकल रूप से रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, जिनकी मजबूरी बनी है किसी को वोट देना, वैसी जो विचारधारा के जो लोग हैं वो आप पर काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखे हैं। अगर कहा जाता है, एक बिहार में तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। एक उनका स्टेटमेंट था, काफ़ी छाया, और उनका जो है एक तरीके से अच्छा वोट प्रतिशत भी बढ़ा। एक राजनीतिक रूप से हम पूछ रहे हैं, जयराम महतो का स्टेटमेंट क्या है, जब सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में आपके कलम से क्या निकलेगा? देखिए, इसके लिए तो हम लोग को अध्ययन करना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे पहली कलम से अगर मान के चलिए इसे अगर लेता है तो हम लोग जो ज़मीन संबंधित हमारे विवाद हैं, जो CNT की ज़मीनें हैं और जो GM लैंड है जिन पर अधिग्रहण किया जा रहा है, इस राज्य की जो डेमोग्राफी बदली जा रही है उसको हम लोग रोक लगाएंगे, क्योंकि ये राज्य हमारा है। इस राज्य में जो भी समुदाय के लोग रहते हैं, जो मांदर की थाप को समझते हैं, जो इस राज्य की संस्कृति आवरण को समझते हैं, उनकी डेमोग्राफी को ना बदला जाए, उनकी संस्कृति, उनकी किसी भी प्रकार की जो मूल पहचान है उसे ना मिटाया जाए। इसलिए हम लोग का पहला प्रयास होगा, जो अतिक्रमण हो रहा है ज़मीन संबंधित, उन्हें रोका जाए। अब जब आप प्रमुख बन गए हैं अपने पार्टी के, तो अब इनका कमेटी का विस्तार जो है उसको करना है, तो इसमें किस तरीके से आप लोगों का क्या रूपरेखा है? चूँकि क्षेत्र जिस तरीके से है, काशी विधानसभा है, किस तरीके से थोड़ा बहुत आप दर्शकों को हमारा बता पाएँ? कई लोग जो ऐसे भी हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं भाई हम JVKS से हम जुड़ना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जयराम से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे अभी? हाँ बिल्कुल, उसके लिए हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे, उसके माध्यम से हम लोग जोड़ने का कार्य करेंगे। और सभी राज्य, चूँकि हमारा विविधताओं का राज्य है, जिस वजह भारत देश विविधताओं का देश है, झारखंड राज्य अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। यही अगर बंगाल होता तो बंगाल की भाषा से पूरे बंगाल को कवर किया जा सकता था, उड़ीसा में उड़िया भाषा से, महाराष्ट्र में मराठी मानुस का नाम देकर पूरे राज्य को कवर किया जा सकता है। लेकिन झारखंड थोड़ा सा विविधता है, यहाँ विभिन्न विभिन्न भाषाएँ हैं, विभिन्न विभिन्न आस्थाएँ हैं, तो उनको एक जगह एक सूत्र में बांधना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहला जो हम लोग के पास टास्क रहेगा, और हम लोग भी स्वीकारते हैं, कहीं ना कहीं लोग इसे एक वर्ग विशेष का आंदोलन करार देने से चुकते नहीं हैं। उस सवाल पे मार रहे थे आपके पास। तो स्वाभाविक है हम लोग का जो सबसे पहला चीज़ होगा, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के अनुसार लोगों को हमारी जो समिति है, मुख्य जो कोर समिति होगी केंद्र की, उसमें स्थान मिले, और उनको एक टास्क दिया जाए कि वो किस प्रकार से बाकी लोगों को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जयराम महतो कितना बेटर ये मायने नहीं है, लेकिन अगर हमें, चूँकि हमें कुर्मी समुदाय का बेटा है, अगर हमें मान के चलिए यादव समाज के लोग सुनेंगे, तो उससे पहले मेरे पास एक यादव समुदाय का मीडिएटर होना चाहिए। डायरेक्ट हमको ये लोग नहीं सुनेंगे। जब हमारे कोई यादव मित्र हमारा परिचय कराएंगे कि ये हमारे साथी हैं, ये कुछ कहने आए हैं, तो उसमें क्या होगा कि पॉजिटिविटी आएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक तबके से नेतृत्व उभर कर सामने लाना होगा। जब हर एक वर्ग, हर एक समुदाय से नेतृत्व सामने आएंगे तो एक विश्वास जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और कनेक्टिविटी लोगों के बीच हमारी आएगी। उत्तर भारत में जातिवाद बेहद ही हावी होता है चुनावी माहौल में। आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी झारखंड में जातिगत आधारित जो चुनाव होती है उसकी रणनीति को भेद पाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें खत्म हो, तभी विकास संभव है। हाँ बिल्कुल, ये चैलेंजिंग विषय है, लेकिन जो झारखंड 23 साल के झारखंड ने जो दर्द को देखा है उसमें किसी विशेष एक जाति और एक वर्ग को ठेस नहीं पहुंचा है, अपितु सबों का नुकसान हुआ है। तो ये चैलेंजिंग विषय है, लेकिन चूंकि इस बार युवा सड़कों पर है और छात्रों के लिए तो राजनीति में जाति मायने नहीं रखती है, और कहीं ना कहीं हमारे इस आंदोलन में छात्र दिखे हैं, और इस आंदोलन को जब हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें छात्रों की भूमिका रहेगी। तो मुझे लगता है जाति का जो फैक्टर है कुछ कम होगा। बाकी ये नहीं कहेंगे पूरा कम हो जाएगा, लेकिन कुछ कम होगा, और बाकी जहाँ पॉसिबिलिटी होगी हम लोग कुछ बेहतर आइडियोलॉजी के साथ, कुछ बेहतर कनेक्टिविटी के साथ वहाँ पर उपस्थित होकर लोगों के विचारधाराओं से तालमेल करते हुए हम लोग अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। अब डोर टू डोर, अब चूँकि अंतिम सवाल आपसे है, ये सवाल नहीं है, हम हमेशा कहते हैं जब
अंतिम समय आ जाता है कहने का। इंटरव्यू जब खत्म होता है तो पूछते हैं कि भैया अब अगला क्या कदम है आपका, चूँकि अब क्या डोर टू डोर जाना है, लोगों को भेजना है, कोर कमेटी का विस्तार, और उसके बाद क्या चीज़ें हैं जो आप निर्देश देंगे अपने? हाँ, निश्चय ही डोर टू डोर जाना है और मेरी उपस्थिति प्रखंड तक रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारे प्रखंड है, तो प्रखंड तक हम जरूर जाएंगे। और नहीं तो प्रखंड को भी 2-3 भागों में अगर डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ तक हमारी उपस्थिति रहेगी। और निश्चय ही अगला रणनीति हम लोग का लोकसभा ही रहेगा, वहीं अपना वोट का आकलन कर लिया जाए। हम लोग कितने हवा में हैं, कि पानी में हैं, कि बुलबुला हैं, कि क्या हैं, वो उसका आकलन उसी समय होगा। अच्छा, एक अंतिम है जयराम दास, जब हम आ रहे थे तो कई लोगों ने पूछा कि भैया एक विचारधारा पूछ लो कम से कम, ये तो मुद्दे हैं 1932 खाद्यान्न आधारित जो है सुनियोजन नीति लागू करो, ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं 60-40 ना चल, तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो पुराने जो मुद्दे हैं तो मुद्दे हैं, लेकिन एक विचारधारा भी तो होता है ना। तो विचारधारा अगर है, चूँकि आपको अब आने वाले समय में बनाने हैं, कोर कमेटी का विस्तार होगा, तमाम चीज़ें होंगी, संक्षेप में अगर कहा जाए तो 1 या 2 विचारधारा आप कह सकते हैं, क्या विचारधारा? देखिए, हमारी तो प्रमुख विचारधारा यही जो हम उदाहरण देते हैं कि कोई इंसान यदि अपने अपने के हिस्से की रोटी खाए तो उसे प्रकृति कहते हैं, कोई अपने हिस्से की रोटी को किसी दूसरे को दे दे तो उसे संस्कृति कहते हैं, और कोई अगर किसी का छीन कर खाए तो उसे विकृति कहते हैं। हम प्रकृति की विचारधारा में विश्वास करते हैं, सब कोई अपने अपने हिस्से की रोटी खाए, कोई किसी की रोटी पर टांग ना अड़ाए, यानी कह सकते समाजवाद की विचारधारा, यानी प्रत्येक व्यक्ति में समानता हो। समानता हो, समाजवाद की विचारधारा। जब जब आंदोलन हुए हैं तब तब एक नेता जो है सो निकल कर आया है। इस आंदोलन ने टाइगर जयराम महतो को दिया है और आशा है कि झारखंड को आप जरूर बदलेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइगर जयराम। आपका भी धन्यवाद, बहुत दूर से आप चल कर आए हैं, बहुत बहुत आभार, आपकी पूरी टीम का आभार। चलिए, तो टाइगर जयराम महतो को सुन रहे थे। देखना दिलचस्प होगा 2024 में, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का राजनीति हलचल है, और यूं कह लीजिए कि जो पारा चढ़ा हुआ है, इस पारा को लगातार आप देखिएगा, समाधान इंडिया के जरिए भी हम भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की जो बातें लगातार झारखंड में हो रही है, देखना दिलचस्प होगा 2024 में क्या कुछ हो पाता है। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया।